यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक को। जैसे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अभी जो रिसेंट हमारी एग्जाम हुई है उसमें जो कंटिन्यूस जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक के। और यदि बात की जाए तो ये मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि जस्ट लाइक जिन पियाजे हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको अदर सब्जेक्ट की जो पैडागोजी है, जस्ट लाइक संस्कृत पैडागोजी हो गई, मैथ्स हो गई, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं जेबी वॉटसन को, थॉर्नडाइक की थ्योरी को, पावलोव की थ्योरी को, स्किनर की थ्योरी को, और इसके साथ जिन पियाजे वाइगोत्स्की तो है ही कि इसके क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ कई सारे कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन जैसे किलपैट्रिक हो गया, जॉन डुई हो गए, है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स के साथ साथ जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही है, नोट ज़रूर से करते हुए चलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे जेबी वॉटसन हो गया तो जेबी वॉटसन के 5 क्वेश्चन हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से 5 से 6 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। फिर अपना पावलोव हो गया तो पावलोव के 6 से 7 क्वेश्चन हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो हर एक मनोवैज्ञानिक के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अभी अपन जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे अभी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, उसे भी जाकर आप चेक कर लेना। उसमें हमने दो दो मनोवैज्ञानिक के एक एक सेशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है कि जेबी वॉटसन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, विजिबल है। पूछा यह गया है कि जेबी वॉटसन कौन से सिद्धांत, कौन से स्कूल से यहाँ पर कनेक्टेड है। क्या ये साइको एनालिसिस से है, ह्यूमनिज्म से है, बिहेवियरिज्म से है, या फिर ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से है। तो आपको पता होगा कि जेबी वॉटसन जो है उन्हें व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, बिहेवियरिज्म के फादर के रूप में जाना जाता है। तो डेफिनेटली ये कनेक्टेड होंगे हमारे व्यवहारवाद से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, है ना, वो भी अभी आगे क्वेश्चन में आएगा, उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो जेबी वॉटसन जो है आप देख सकते हैं, इन्हें व्यवहारवाद के फादर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, क्योंकि उन्हें यह मानना था कि मनोविज्ञान जो है आंतरिक मानसिक अवस्थाओं के बजाय देखने योग्य व्यवहार के माध्यम से अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब ये मानते थे कि संज्ञान कॉग्निशन ना होते हुए ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक तरीके से जो चीज़ें बच्चा एनालिसिस कर रहा है वो ही उसको क्या करने लग जाता है, फॉलो करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बिहेवियरिज्म लाने का मेन कारण था। उनका मानना था कि मानव और पशुओं का व्यवहार उनके कार्यों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करके समझा जा सकता है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जेबी वॉटसन किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है जिसने शिशुओं में शर्तबद्ध भावनात्मक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित किया। मतलब जेबी वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था शिशु के ऊपर, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। लिटिल अल्बर्ट का चूहे के साथ एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया था, है ना, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। सो करेक्ट आंसर अगर मैं इन चारों में से देखूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वॉटसन का लिटिल अल्बर्ट प्रयोग यह दिखाने के लिए किया गया था कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कैसे शर्तबद्ध किया जा सकता है। जो छोटा बच्चा था जिसका नाम अल्बर्ट था, उसको एक चूहा यहाँ पर दिखाया जाता है, चूहा उसके सामने एक्टिविटी यहाँ पर करता है, तेज साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी जो भावना, उसके जो इमोशंस है उसको यहाँ पर प्रयोग किया गया एज अ व्यवहारवाद में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने वाले कौन थे? जेबी वॉटसन थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ इससे नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वॉटसन के सिद्धांत ने किस बात के ऊपर जोर दिया कि व्यवहार का अध्ययन किसके बिना किया जा सकता है? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। वॉटसन थ्योरी एम्फेसाइज दैट, वॉटसन की थ्योरी एम्फेसाइज करती है दैट द बिहेवियर कुड बी स्टडीड विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ व्हाट,
किसके बिना व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है? पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिकता, आंतरिक मानसिक अवस्था या फिर रिफ्लेक्सेस। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने समझ ही लिया था कि जेबी वॉटसन की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो चीज़ें बच्चा देख रहा है, जो चीज़ें बच्चा सुन रहा है, एज इट इज़ वो अपने व्यवहार को डेवलप कर लेता है, एज इट इज़ बच्चा जो है उस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो इसमें इसकी जो इंटरनल मेंटल स्टेट है इसका कोई काम नहीं है। आप इसको कॉग्निशन कह सकते हो, आप इसको संज्ञान यहाँ पर कह सकते हो। तो संज्ञान की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था यहाँ पर व्यवहारवादियों का। ठीक है, वही वाली चीज हो गई कि मनोविज्ञान को केवल देखने योग्य व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विचारों व भावनाओं जैसी गैर देखने योग्य मानसिक प्रक्रियाओं को बाहर रखना चाहिए, ये कहते हैं व्यवहारवादी। और ऑलमोस्ट व्यवहारवादी जो है सबके सब इसी कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जेबी वॉटसन के। आई थिंक जेबी वॉटसन की जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म को लेकर वो आपकी क्लियर हो गई होगी। अगला देखना, जेबी वॉटसन ने किस वर्ष अपना लेख साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट प्रकाशित किया, जिसमें व्यवहारवाद की आधिकारिक शुरुआत की गई। मतलब जो ये बिहेवियरिज्म आया था ये किस वर्ष आया था, और इनका एक आर्टिकल था, है ना, पब्लिश जिसे किया गया था, तो वो किस वर्ष यहाँ पर किया गया था जिससे ऑफिशियली जो है व्यवहारवाद की स्थापना की गई? 1905, 1913, 1920 या फिर 1928 के अंदर? सो आंसर 1913। 1913 में वॉटसन ने अपने प्रभावशाली लेख साइकोलॉजी इज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट को प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत का यहाँ पर वर्णन किया है। इसमें मानव और पशुओं के व्यवहार को समझने के लिए व्यवहारवाद को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा फास्ट यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारा रिवीजन भी आपको यहाँ पर करना होगा, तो थोड़ा फास्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। व्यवहारवाद में वॉटसन के अनुसार मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर गैर आवश्यक है, मतलब अननेसेसरी है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑब्जर्वेबल एक्शंस, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है वो उसको कॉपी करेगा, मतलब ये चीज़ बिहेवियरिज्म में होनी चाहिए। दूसरा रिफ्लेक्सेस, ये चीज़ भी होनी चाहिए। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस, जो भी उद्दीपक होगा उसके प्रति बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देगा, व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देगा, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। कॉन्शियस थॉट एंड फीलिंग, चेतन विचार और भावनाएं, अगेन कॉग्निशन, अगेन संज्ञान, अगेन समझ की बात हो रही है, जो कि आवश्यक नहीं है। दैट मीन्स कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि हाँ भाई अभी बिहेवियरिज्म में तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये जेबी वॉटसन अपने कंप्लीट होते हैं। अगला अपन स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक को। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एडवर्ड थॉर्नडाइक निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? जैसे कि अभी हम लोग जो एक एग्जाम दे रहे हैं जिसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जब आप इसका मेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आएगा थोड़ा हार्ड लेवल। जस्ट लाइक कि हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी है, तो इनका जो पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल दिया होगा, तो वहाँ से डिटेल में जाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक निम्नलिखित में से किस अधिगम के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा परिचालन अनुशिक्षण, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कनेक्टिविज्म या फिर सोशल लर्निंग। अगर मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की यहाँ पर बात करूँ तो BF स्किनर इस थ्योरी से कनेक्टेड है क्योंकि वो बात करते हैं पुनर्बलन की। क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन से इवान पेट्रोविच पावलोव, दैट इज पावलोव यहाँ पर प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात करी थी, है ना। कनेक्टिविज्म अपने थॉर्नडाइक कनेक्टेड है, और सोशल लर्निंग जो सामाजिक लर्निंग थ्योरी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इसके लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिसमें से एक आपके वाइगोत्स्की भी है। ओके, सो अभी के लिए जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संयोजनवाद से उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित कौन है? अपने एडवर्ड थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग जिसमें एक बिल्ली पजल बॉक्स के अंदर थी ने किस सिद्धांत के विकास का नेतृत्व किया? थॉर्नडाइक फेमस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व इन अ कैट इन अ पजल बॉक्स, कैट को एक पजल बॉक्स के अंदर यहाँ पर रखा गया था, उसके ऊपर वही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत देखा गया। तो यहाँ पर ये जो पजल बॉक्स था उससे एक सिद्धांत जनरेट हुआ, उससे एक सिद्धांत को वेरीफाई किया गया।
ठीक है, वो सिद्धांत प्रभाव का नियम था, लॉ ऑफ एसोसिएशन था, लॉ ऑफ रिफ्यूटेशन था, लॉ ऑफ रिजेक्शन था। तो यहाँ से थॉर्नडाइक का एक मुख्य नियम निकल कर आता है जिसका नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 लॉ ऑफ इफेक्ट की रिसर्च यहाँ पर की गई थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। क्यों और ये क्या कहना चाहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट होता क्या है, प्रभाव का नियम, जो कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में 3 नियमों में से एक नियम लॉ ऑफ इफेक्ट भी होता है। सो लॉ ऑफ इफेक्ट हमें ये बताता है कि अगर अपन किसी भी कार्य को अच्छे से करते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस कार्य को करने की बार बार इच्छा होती है, उससे मिलते जुलते कार्य हम बार बार करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कार्य में हम लोग फेल हो गए तो फिर उस कार्य को करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम से यहाँ पर जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप चाहे तो एक बार इसका पूरा डिटेल देख लीजिए पजल बॉक्स के थ्रू, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो, बोला यही गया है कि थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स प्रयोग में उन्होंने देखा कि संतोषजनक परिणामों के बावजूद, है ना, संतोषजनक परिणाम मतलब किसी भी चीज में पास होने के बाद या किसी भी कार्य को करने के बाद उन व्यवहारों को दोहराया जाने की अधिक संभावना हो जाती है। इस अवलोकन को लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम से यहाँ पर जाना जाता है। नकारात्मक परिणाम उस कार्य की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी के नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अभी आपने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, संतोषजनक परिणाम। ऐसे ही लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो। जैसे बहुत ही रियल एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जस्ट लाइक कि मेरा आज से 4 दिन बाद एग्जाम है, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि नहीं उस एग्ज़ाम के लिए, या फिर मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ या मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। अगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अगर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छे से पेपर दे सकती हूँ, तो ये चीज़ डेफिनेटली मेरे पेपर में भी दिखेगी कि मैंने अच्छे से उसको क्रैक कर लिया। लेकिन अगर हल्का सा भी नर्वसनेस है, डर है कि यार इतना पढ़ने के बावजूद कुछ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जितना स्कोर आना चाहिए था उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना लॉ ऑफ रेडीनेस कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप कितने तत्पर हैं, कितने मेंटली प्रिपेयर हैं। ठीक है, देखो अब इसका अपन को वर्णन करना है एज अ ऑप्शन की तरह। लर्निंग हैपन्स बेस्ट विथ रिवॉर्ड्स, अधिगम पुरस्कारों के साथ सबसे अच्छे तरीके से कनेक्टेड होगा। यदि विषय अधिगम के लिए तैयार है तो प्रतिक्रिया अधिक संतोषजनक होगी। अ रिस्पॉन्स इज मोर सेटिस्फाइंग इफ द सब्जेक्ट इज रेडी टू लर्न। ठीक है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे रेडीनेस से कनेक्टेड है कि अगर सब्जेक्ट रेडी है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी संतोषजनक आएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, केवल देखने योग्य व्यवहारों का अध्ययन करना, इसका कोई सेंस बन नहीं रहा है। बार बार अभ्यास करने से बेहतर अधिगम होते हैं, तो ये लॉ ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास के नियम की बात कर रहा है। ठीक है, ये केवल रिवॉर्ड की बात कर रहा है, तो केवल और केवल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, कि हाँ ये यही कहना चाह रहा होगा कि अगर किसी भी कार्य को करने के लिए सब्जेक्ट रेडी है, मतलब विषय यहाँ पर रेडी है या आप मेंटली प्रिपेयर हो, तो वो कार्य आपका बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के नियम यहाँ से जनरेट होते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट जो प्रभाव का नियम आप पढ़कर आए हो कि अगर आप किसी भी कार्य में सक्सेसफुल होते हो, जैसे लाइक कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से बनाना आती है, खाने में आप समझ लो, तो आप क्या करोगे, बार बार आपको इच्छा होगी कि मैं उसी चीज़ को, उसी डिश को मैं बार बार बनाऊं। तो ये होता है कि पॉजिटिव आउटकम बार बार उस कार्य को दोहराने की प्रवृत्ति में आ जाता है। ठीक है, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम क्या होता है ना, अभ्यास का नियम क्या होता है कि बार बार अभ्यास करने से कहीं ना कहीं एक बार तो आपको सफलता मिल ही जाएगी, इसीलिए कंटिन्यूस यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए आप कितने तत्पर हैं, कितने आप मेंटली प्रिपेयर हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमें किस बारे में बताता है, इसी में से आप 4 ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। अभ्यास अकेले अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, पुनरावृत्ति संबंधों को मजबूत करती है, अधिगम को सुदृढ़ीकरण प्रभावित नहीं करता है, संतोष अभ्यास की आवश्यकता को कम कर देता है। इसमें से सिलेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि बाकी के ऑप्शंस गलत लग रहे। अभ्यास अकेले अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, हमको क्या बोला है कि आप अभ्यास के नियम के बारे में सही कथन बताइए। तो अगर आप किसी भी कार्य को रिपीट करते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके कनेक्शंस क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो ये फिर भी करेक्ट लग रहा है। सी वाला तो बोल रहा है कि लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय रेनफोर्समेंट, तो लर्निंग तो रेनफोर्समेंट से बिल्कुल अफेक्ट होती है और ये व्यवहारवादियों में स्किनर का मेन थ्योरी है। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन रिड्यूसेस द नीड ऑफ प्रैक्टिस, सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस,
रिड्यूस नहीं करता है, इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके के वही हो सकता है कि लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में मुख्य रूप से मनोविज्ञान को किस क्षेत्र के विकास के योगदान में माना गया। तो थॉर्नडाइक किसके अंदर आ जाते हैं, क्लिनिकल, एजुकेशनल, कॉग्निटिव या सोशल। तो थॉर्नडाइक का जो पूरे सिद्धांत है, लॉ ऑफ इफेक्ट, रेडीनेस, लॉ ऑफ एसोसिएशन हो गया, है ना, सबके सब जो आ जाते हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे सिद्धांत शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, चलिए, तो यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गए हैं दो मनोवैज्ञानिक। ठीक है, पहला अपन ने जेबी वॉटसन जो फादर हैं बिहेवियरिज्म के, उनको किया। सेकंड हमने थॉर्नडाइक को किया। तीसरा अब हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं कोहलर को, क्योंकि मैं आज की डेट की बात करूँ, कल जो अपना मॉर्निंग शिफ्ट हुआ है उसमें कोहलर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये अपने गेस्टाल्टवादी से कनेक्टेड है, व्यवहारवाद का एक अपडेटेड वर्जन गेस्टाल्ट थ्योरी है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, वॉल्फगैंग कोहलर किस मनोविज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, व्यवहारवाद, विश्लेषणवाद, संपूर्ण मनोविज्ञान, दैट इज गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट का मतलब होता है कंप्लीटनेस, है ना, पूर्णता। और अगला है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, तो गेस्टाल्ट से कनेक्टेड है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोहलर संपूर्ण मनोविज्ञान आंदोलन यानी कि अपना गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल से कनेक्टेड है ना। चीज़ों को कंप्लीट रूप में देखा जाता है बजाय उसके छोटे छोटे हिस्से करने के। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। कोहलर ने चिंपांजी के साथ प्रयोग में अधिगम की किस अवधारणा को प्रस्तुत किया था, शास्त्रीय, परिचालन, ऑपरेंट, अंतर्दृष्टि या फिर सोशल लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग को प्रस्तुत किया था, क्योंकि क्लासिकल और ऑपरेंट जो है व्यवहारवादियों से कनेक्टेड है। सोशल लर्निंग अपनी वाइगोत्स्की कॉग्निशन संज्ञान से कनेक्टेड है। तो इनसाइट लर्निंग मतलब एक आंतरिक, अचानक से आइडिया आ जाना, दिमाग की बत्ती अचानक से जल जाना, वो वाली चीज़ की बात यहाँ पर गेस्टाल्टिज्म में करी गई थी। ठीक है, और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो चिंपांजी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला देखिएगा, कोहलर के प्रसिद्ध केला समस्या बनाना प्रॉब्लम प्रयोग में चिंपांजी आमतौर पर समस्या को कैसे हल करते थे। चिंपांजी के सामने चिंपांजी को एक जेल में बंद किया गया, एक बंद कमरे में उसको रखा गया। ठीक है, दो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए। एक बार जो है छत के ऊपर केले बांध दिए गए थे, केले का बंच, और क्या किया गया था, नीचे कुछ बॉक्स रखे गए थे। तो पहले चिंपांजी को जब बहुत देर तक खुला छोड़ा गया उस कमरे के अंदर, तो वो सोचता है कि किस तरीके से वो केले के बंच को ले सकता है। तो बहुत सोचने के बाद अचानक से उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन लकड़ी के बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर इसके ऊपर चढ़कर वो केले का बंच ले लूँ। राइट, एक तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। और एक लकड़ी की दो स्टिक उसके सामने रखी जाती, कई सारी स्टिक के टुकड़े होते हैं, उनको रखा जाता है। वो स्टिक ऐसी होती है कि एक के ऊपर एक चिपका दी जाए तो आसानी से उससे जो केले लटके हुए थे छत के ऊपर, है ना, उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही पूछा गया था कि कैसे हल करते थे। केले तक पहुंचने के लिए छड़ी जैसे उपकरणों का प्रयोग करके एक इंसान से मदद लेकर केले पर हार मान चुके थे, गिव अप कर दिया था, प्रयास त्रुटि से चढ़ाई करके। तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया था, केले तक पहुंचने के लिए छड़ी का प्रयोग किया था। और अगर छड़ी ऑप्शन में नहीं होगा तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखकर इस तरीके से वो हाइट पर चढ़कर जो है केले का बंच प्राप्त कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये पूछा गया है कि कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण कारक रिवॉर्ड, रिपीटिशन, संबंधों की धारणा, रैंडम एरर और ट्रायल मेथड होती है। तो अगर मैं बात करूँ रिवॉर्ड, रिपीटेशन, रैंडम एरर और ट्रायल, तो तीनों व्यवहारवादियों से कनेक्टेड है। परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इन द गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपका जो सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका है, वो क्या है ना। हमारा जो परसेप्शन होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोहलर का कार्य मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस प्रचलित सिद्धांत को चुनौती देता है। कोहलर ने जो गेस्टाल्टिज्म में बताया था वो कम्प्लीटली अपोजिट था बिहेवियरिज्म के। तो किसको चुनौती मिली है, चुनौती मिली है व्यवहारवाद को। सो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कि व्यवहारवाद को यहाँ पर ये इनका सिद्धांत चुनौती देता है। ठीक है, 3 मनोवैज्ञानिक कंप्लीट हो गए। अब अगला अपन बढ़ते हैं किलपैट्रिक की तरफ। किलपैट्रिक का अभी तक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है।
तो विलियम किलपैट्रिक किस शैक्षिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? व्यवहारवाद, प्रोजेक्ट मेथड, निर्माणवाद और मॉन्टेसरी। तो ये जाने जाते हैं प्रोजेक्ट मेथड के लिए। प्रोजेक्ट मेथड को आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। अब एक ना कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? एक अपने हो जाते हैं जॉन डुई और दूसरे हो जाते हैं किलपैट्रिक। ये दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मेथड पर लाई करते हैं। तो क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है, वो अभी अपन समझेंगे। सो किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट पद्धति के विकास के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आ जाती है अपनी मेन थ्योरी, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करती है। तो आज एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। सो जॉन डुई जो है प्रोजेक्ट विधि के संस्थापक यहाँ पर माने जाते हैं, तथा विलियम हर्ड किलपैट्रिक जो है इसे लोकप्रिय बनाने का, मतलब इसको विकसित करने का, इसको आगे बढ़ाने का, इसको एजुकेशन में लाने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो विलियम किलपैट्रिक को दिया जाता है और जॉन डुई को इसका फादर माना जाता है। ठीक है, देखो जॉन डुई जो है एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षक। डेवी ने व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित परियोजना विकसित करने की स्थापना करी थी। व्यवहारिकता आत्मनिरीक्षण, कौशल और भावनात्मक विकास को विकसित करने के लिए हमेशा सीखने पर जोर देती, प्रैग्मैटिज्म जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं। और किलपैट्रिक ने 20वीं सदी की शुरुआत में प्रोजेक्ट पद्धति को शिक्षा के दर्शन में विकसित किया था। शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड का क्या योगदान है, ये हमारे किलपैट्रिक लेकर आए थे। इनका ये मानना था कि प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां होनी चाहिए जो सामाजिक वातावरण में होती है। किलपैट्रिक प्रगतिशील शिक्षा के एक अग्रणी समर्थक भी थे। ठीक है, वो इसको मानते थे और इसको बताते थे कि इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक दोनों डाउट जो थे किलपैट्रिक और जॉन डुई का प्रैग्मैटिज्म और प्रोजेक्ट मेथड को लेकर, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखिएगा, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट पद्धति में शिक्षक का जो रोल है वो क्या होना चाहिए? पहला, व्याख्यान देना, स्किप कर दो। दूसरा, सभी गतिविधियों का निर्देशन देना। तीसरा, अधिगम को सुविधाजनक बनाना और परियोजना का मार्गदर्शन करना। लगातार परीक्षण और मूल्यांकन करना। तो दो तो नेगेटिव हो गए, बचे हुए इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना था। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मेथड है वो ये चाहती है कि लर्निंग को ज़्यादा सुविधाजनक बनाया जाए और परियोजनाओं का मार्गदर्शन करना, क्योंकि इनका ये मानना था कि आप बच्चों को आज वो चीज़ पढ़ाओ जो इनके भविष्य में काम आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ इनको मत पढ़ाइए जो इनके आगे काम नहीं आती हो। ये स्पेसिफिक यहाँ पर जॉन डुई की थ्योरी में कहा गया है ना, जो भविष्य में जो चीज़ें आवश्यक लगेगी वो आज पढ़ा देनी चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किलपैट्रिक की परियोजना पद्धति का सिद्धांत नहीं था? योजना में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, रटने पर जोर। तो ये तो किसी भी थ्योरी में नहीं आता है ना। एक अगर एक्सेप्शनल केस ले तो थॉर्नडाइक का ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेकर, ठीक है। बाकी रटने पर जोर कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। आगे देख लो, परियोजना की वास्तविक जीवन की प्रासंगिकता, सहयोग और टीम वर्क। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती है? तो यहाँ पर जो मेमोराइजेशन है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? नॉलेज को अर्न करना, मतलब ज्ञान को नेचुरली एक्वायर करना, नॉलेज एक्विजिशन लिखा हुआ है। चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना, परीक्षा की तैयारी करना, शैक्षणिक विषयों में विशेषज्ञता लेकर आना, स्पेशलाइजेशन करना। हमसे पूछा है कि इनका जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इनका मेन पर्पस था कि डेवलप किया जाए बच्चे के कैरेक्टर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास किया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट शुड बी आइडियली बी। किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट पद्धति में परियोजनाएं आदर्श रूप से कैसी होनी चाहिए? यूजुअली जो भी प्लानिंग यहाँ पर करी जाती है, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो कैसे होना चाहिए? टीचर के द्वारा बनाए हुए, रटने पर आधारित, फ्लेक्सिबल एंड रिलेवेंट टू द स्टूडेंट इंटरेस्ट, या हाईली कॉम्पिटिटिव। तो कोई भी होगा तो वो यही बोलेगा। और स्पेसिफिक में प्रोजेक्ट मेथड की बात करूँ तो प्रोजेक्ट मेथड में हमेशा जैसा बच्चा चाह रहा है, मतलब पूरा का पूरा बाल आधारित या चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो वो लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलेवेंट टू द स्टूडेंट इंटरेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए अपने किलपैट्रिक। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अपन इवान पावलोव की तरफ। इवान पावलोव के कुछ क्वेश्चन जो कि अपने व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म से कनेक्टेड है, उनके कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? 1 सेकेंड, ये देखिए, इवान पावलोव किस मनोवैज्ञानिक अवधारणा के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या इनकी थ्योरी का नाम क्या था?
ऑपरेंट, क्लासिकल, ऑब्जर्वेशनल या फिर कॉग्निटिव? तो देखो इवान पावलोव जो है यहाँ पर कनेक्टेड है हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑपरेंट से कौन होगा? BF स्किनर। ऑब्जर्वेशनल से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी पूरी ऑब्जर्वेशन वाली है, ठीक है। और कॉग्निटिव से अपने जिन पियाजे हो गए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह कौन सा अनुशासित उत्तेजक था जिसने कुत्तों में लार बनने लगी थी, जिसकी वजह से डॉग में सलाइवा जनरेट होने लगी थी, ठीक है। इसने पूछा है कि कंडीशनल। अब मैं आपके सामने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखना अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक को देखने पर अनुबंधित प्रतिक्रिया यहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है। हिंदी में, ठीक है। आप बस इसको समझ लीजिए कि जब भी अनुबंधित उद्दीपक दिया जाएगा तो अनुबंधित प्रतिक्रिया जनरेट होगी। जस्ट लाइक एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी भोजन को देखा जाता है तो लार जनरेट होती है, मुंह में पानी आने लग जाता है ना। किसी भी नेचुरल ह्यूमन को देख लो, एनिमल को देख लो, सब में सेम प्रोसेस होगी, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि जब मैं यूसीएस के साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल स्टिमुलस को भी शो करूं, हिंदी में सुनना, जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक को भी शो किया जाता है, यानी जब भोजन के साथ साथ घंटी भी बजाई गई तो रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा अगेन वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, अनुबंधित प्रतिक्रिया यहाँ पर जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन जो लार जनरेट हो रही है वो किसको लेकर हो रही है? भोजन को लेकर हो रही है, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन क्या होगी? जब बार बार इस सिचुएशन को दोहराया गया, कौन सी सिचुएशन को? इस वाली को। तो हमने क्या करा, कुछ समय के बाद यहाँ से भोजन को गायब कर दिया। अब कंडीशनल स्टिमुलस को देखकर, यानी कि घंटी को देखकर भी अगर मुंह में पानी आ जाता है, लार जनरेट हो जाती है, दैट मीन्स हमने कंडीशनिंग करवा दी है। इसी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो कि पावलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। सेम हमारे साथ होगा, अगर आपको पानी पूरी पसंद है ना, तो पानी पूरी या गोलगप्पे वाला जैसे ही आएगा वो घंटी बजाएगा तो मुंह में पानी आने लग जाएगा कि यार चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो हमारे साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि आप इमेजिन करने लग गए कि यार कहीं ना कहीं हमको गोलगप्पे खाने को मिल जाएंगे, ठीक है, उसका टेस्ट आपके दिमाग में आ गया, वो वाली चीज़ है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी पर बेस्ड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि वह कौन सा अनुशासित उत्तेजक था, है ना, वही CS था। अब कौन सा वाला पूछ रहा है वो देखना है, जिससे कुत्तों में लार बनने लगी थी। तो वो कौन था जिसकी वजह से यहाँ पर लार जनरेट होने लग गई थी? कंडीशनल स्टिमुलस क्या था यहाँ पर जिसकी वजह से? तो कंडीशनल स्टिमुलस हमारा ये लिखा हुआ है, घंटी था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें भी देख ही लो। भोजन जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। लाइट की बात करी नहीं थी, पैरों की बात हमने करी नहीं थी, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन पावलोव थ्योरी व्हाट इज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स? इसमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा? आप इसको UR भी कह सकते हो और UCR भी कह सकते हो। शॉर्ट में लिखने के लिए इसमें से C हटा दिया है, बाकी मीनिंग वो ही है, अनकंडीशनल। मतलब UCR जो है यहाँ पर क्या होगा? तो भोजन को देखकर लार जनरेट होना हमारा क्या हो जाएगा? UCR हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऐसे नहीं है। अब हमारे पास जो रियल लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो दे रखे हैं। देखना, प्रशिक्षण के माध्यम से सीखी गई प्रतिक्रिया जो है वो हो सकती है। एक प्राकृतिक उत्तेजना के लिए स्वचालित प्रतिक्रिया हो सकती है। अनुशासित उत्तेजना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हो सकती है। एक जानबूझकर किया गया व्यवहारिक कार्य। देखो, अगर कोई चीज़ जानबूझकर करी गई है मतलब ये कंडीशनिंग हो जाएगी, तो मैं इसको UCR कह सकती हूँ, है ना। सभी के आगे लिख देते हैं, ये मेरा UCR हो जाएगा। अनुशासित उत्तेजना मतलब आपको सिखाया गया है उस कार्य को कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि CR, ये भी CR कंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ये नेचुरल है कि भोजन को देखकर लार जनरेट होती है, सभी की होगी, इसमें तो किसी ने कोई कंडीशनिंग करी नहीं है। तो ये हमारा UCR या फिर UR हो सकता है। प्रशिक्षण भी क्या हो जाएगा? CR हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर B हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पावलोव ने उस प्रारंभिक तटस्थ उत्तेजना के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है जो बाद में एक अनुशासित प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रारंभिक तटस्थ उत्तेजना,
है ना। इंग्लिश में भी देख लो, व्हाट टर्म डिड पावलोव यूज्ड फॉर इनिशियल न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस है, देन लेटर इलेक्टेड अ कंडीशनल रिस्पॉन्स, जो बाद में क्या बन चुका था, CS बन चुका था। ठीक है, तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया, तो डेफिनेटली कंडीशनल स्टिमुलस शब्द का प्रयोग किया गया। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो जो अभी अपन ने इक्वेशन देखी थी कि UCS को देखकर UCR का जनरेट हो जाना, UCS प्लस CS को देखकर अगेन UCR का जनरेट हो जाना, और CS को देखकर CR का जनरेट हो जाना। तो सबसे पहले डॉग के सामने ना एक बार घंटी दिखाई गई थी, हालांकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से, बट एटलीस्ट उसके दिमाग में एक इमेज आ गई कि घंटी बज रही है। तो इसको पहले हम लोग न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं, लेकिन जब इसको भोजन के साथ दिखाया जाता है तो इसको कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। हिंदी में आप इसको अनुशासित उत्तेजक यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पावलोव के प्रयोग में किस शारीरिक प्रतिक्रिया का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया। तो पावलोव के प्रयोग में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो डॉग की जो सलाइवा जनरेट होती है उसके ऊपर किया गया था। क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो डॉग को ऐसे बांध दिया गया था, उसके सामने एक मीटर लगा हुआ था, उसके गले में से जो सलाइवा, जो पैक्टोइड ग्लैंड होती है हमारी, जहाँ से सलाइवा जनरेट होती है, उसको एक मीटर से कनेक्ट किया गया था। यहाँ पर एक नली लगाई गई थी, एक जार में उसकी जितनी भी सलाइवा है उसको मेजर किया जा रहा था कि जब भोजन दिखाए तो कितनी जनरेट हुई, भोजन के साथ घंटी दिखाई गई तो कितनी जनरेट हुई। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था, सलाइवा का। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सी ग्लैंड पर, कौन सी ग्रंथि पर काम किया गया था, तो पैक्टोइड ग्लैंड के ऊपर यहाँ पर काम किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पावलोव के प्रयोग में एक अशिक्षित उत्तेजक का उदाहरण है ना। मतलब वही इसने पूछा है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, जो नेचुरल चीज होगी। तो स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, उद्दीपक मतलब जो दिखाया गया होगा। तो भोजन दिखाया गया था तो भोजन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, या फिर US हो जाएगा, C को आप हटा सकते हो, स्किप कर सकते हो, B आंसर आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो प्री और मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स को भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है पावलोव। अब हम स्टार्ट करेंगे वाइगोत्स्की को, इसके बाद आपके आएंगे अजनपी आ जाए, इसके बाद जो और मनोवैज्ञानिक बचे वो 1 बाय 1 करके अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका के ऊपर जोर देता है ना। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी, उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया है, ZPD है, इसके फोल्डिंग यहाँ पर जो, जिसको हिंदी में हम लोग यहाँ पर मचान कहते हैं, MKO मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में किसकी भूमिका पर फोकस करता है। सामाजिक संपर्क, सोशल इंट्रैक्शन कैसा है, आनुवंशिक कारक नहीं, व्यक्तिगत क्षमताएं नहीं, औपचारिक शिक्षाएं नहीं। केवल ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन कैसा है, सामाजिक संदर्भ जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो किस प्रकार का है, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया, इसीलिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत आप इसको कह सकते हो। अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे किस रूप में जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास जो होगा पूरी प्रोसेस होती है जिसको आप कह सकते हो आत्मसार, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो ये तीनों चीज़ें जो है एसिमिलेट करना, अकोमोडेट करना, अनुकूलित करना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ये तीनों वर्ड जिन पियाजे ने यूज़ करें। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यूज़ करने वाले अपने वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, अभी अपन इतना पूरा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं इसको कि ZPD क्या होता है। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि व्यक्ति का वह दायरा जो बिना मदद के क्या कर सकता था और मदद अगर मिल गई तो वो क्या कर सकता है, उसे अपन ZPD कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD का मतलब क्या होगा, वही चीज़ जो अभी आपको बोली वो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करनी है। कार्यों की वह श्रेणी जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है, सहायता के साथ कर सकता है, उन्नत स्तर पर कर सकता है या औपचारिक निर्देश के साथ कर सकता है। अभी हमने बोला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो दायरा, वो लिमिट होती है जहाँ पर बच्चा जो है किसी भी कार्य को किसी की मदद से कर सकता है। तो विथ हेल्प हम लोग कह सकते हैं या विथ असिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो हम लोगों ने एक पूरी बुक यहाँ पर बना रखी है जिसमें 5000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। CDP के सारे मनोवैज्ञानिक के, जैसे अभी अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऐसे लाइन से सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं
और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जहाँ जहाँ पर भी जस्ट लाइक कि वाइगोत्स्की आए हैं वो वाइगोत्स्की के सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है, आप चाहें तो इसका डेमो भी देख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी आप इसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। आंसर करिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक कुशल व्यक्तियों से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे कुशल व्यक्ति से सीखते हैं जिनका नॉलेज हमसे थोड़ा ज़्यादा है या मुझसे थोड़ा ज़्यादा है, अगर मैं उनसे सीख रही हूँ तो मैं उन्हें कहूँगी मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होगी जो हम लोग सीख रहे हैं इसे स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा, मॉडलिंग कहा जाएगा, इमिटेशन कहा जाएगा, रेनफोर्समेंट कहा जाएगा। पहले गलत ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पुनर्बलन की बात अपना बीएफ स्किनर की थ्योरी में होती है। इमिटेशन नकल करने की बात, चीज़ों को दोहराने की बात बच्चा जो इनिशियल स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज उसके अंदर करता है। मॉडलिंग की बात अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी में यहाँ पर करी जाती है। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प जिसे अपन कहेंगे, मचान जिसे अपन हिंदी में कहेंगे, ढांचा या पाड़ जिसे अपन हिंदी में कहेंगे, वो जस्ट एक व्यक्ति जो है हमें कुछ समय के लिए टेम्परेरी हेल्प दे रहा है, जस्ट लाइक कि टीचर क्लास के अंदर बच्चों को हिंट दे रहा है, वो स्कैफोल्डिंग होती है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में किस चीज़ के ऊपर जोर दिया है? भाषा, संचार, तार्किक तर्क, संवेदी मोटर, अहम केंद्रवाद। तो बाकी अगर ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी की बात करूँ तो ये तीनों जिन पियाजे की बातें हैं। तो वाइगोत्स्की ने भाषा और संचार के ऊपर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया और इनका मानना भी यही था कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं। लेकिन जिन पियाजे बोलते हैं कि विचार पहले आते हैं, भाषा उसके बाद सीखता है बच्चा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। अगला स्किनर की थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। एक और व्यवहारवादी की थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को जो अभी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है रेनफोर्समेंट के ऊपर, क्योंकि बच्चे वैसे ही बहुत लालची होते हैं कि कोई भी कार्य वो तभी करते हैं जब उनको बदले में या तो आप उनकी तारीफ कर दें या फिर बदले में उनको कुछ रिवॉर्ड दे दें। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको पता है ये पेपर में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से बन रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उस परिस्थिति में टीचर को क्या करना है, तो कहीं ना कहीं स्किनर की थ्योरी टच करेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट स्किनर के प्रचालन अनुकूलन सिद्धांत का केंद्र है? व्यवहारवादी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पुनर्बलन को ये फोकस करते हैं। तो उस बेसिस पर स्किनर का सिद्धांत किससे कनेक्टेड है? अनकॉन्शियस मोटिवेशन से, द रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से, इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण, खुद का स्वयं एनालिसिस करना, सेल्फ असिस्टेंस से, या फिर जेनेटिक्स से। तो डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट से कनेक्टेड है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार और दंड का व्यवहार में जो रोल रहेगा उससे ये कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी इसी से कनेक्टेड है। स्किनर के चूहों में जो स्किनर बॉक्स का जो उपयोग है किस अध्ययन के लिए किया गया था? जैसे कि अपना वो कैट पजल था, वो थॉर्नडाइक की थ्योरी में था, लॉ ऑफ इफेक्ट को वो हाईलाइट करता था। तो स्किनर एक्सपेरिमेंट में जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने उस बॉक्स का नाम रखा स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स किसके लिए है? लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, कि जो चूहा जो है जैसे ही वो बटन प्रेस करता है, जैसे ही वो उसके पास जाता है ना, तो उसके नाक पर हथौड़े की पड़ती थी तो फिर वो उस कार्य को नहीं करेगा, लेकिन जब वो प्रेस करेगा तो उसको कभी कभी खाने की प्लेट भी मिल जाती थी। तो इस तरीके से पूरा स्किनर बॉक्स डिज़ाइन किया गया था कि पुनर्बलन मिलने पर बार बार वो उस कार्य को दोहरा रहा है, पनिशमेंट मिलने पर नाक पर हथौड़े की जैसे ही आकर लगती थी फिर वो उस कार्य को नहीं करता है। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ होती है कि अगर आप रिवॉर्ड दोगे तो वो कार्य बार बार होगा, और अगर आप रिवॉर्ड नहीं दोगे, प्रशंसा नहीं करोगे, तारीफ नहीं करोगे, तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स स्किनर थ्योरी। स्किनर ने कौन सा शब्द उस सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग किया जो निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद दिया जाता है? जैसे ही कोई भी प्रतिक्रिया बच्चे ने कार्य किया तो उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा? रिवॉर्ड दिया जाएगा, सुदृढ़ीकरण दिया जाएगा। तो उसके लिए एक वर्ड होता है, उसका नाम क्या है? तो एक बार आप क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लो, इसमें पूछा गया कि स्किनर यूज्ड फॉर द रेनफोर्समेंट गिवन आफ्टर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद अगर उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? जैसा नाम है वैसा ही इसका आंसर हो जाएगा।
फिक्स्ड नंबर मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कि बच्चे ने 4 बार टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, रेनफोर्स कर दिया। रेनफोर्स में हम लोग उसको गिफ्ट दे सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये चारों ही अलग अलग प्रकार है, चारों ही स्किनर की थ्योरी में आते हैं। चारों का एक बार इन शॉर्ट आप मीनिंग समझ लीजिए। देखो, एक होता है फिक्स्ड इंटरवल, एक होता है वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब होता है कि हर तीसरे दिन जो है, हर थर्ड डे पर आपको दिया जाएगा गिफ्ट, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज टेस्ट ले रहे हैं, हमने बना दिया कि हम 15 दिन तक कंटिन्यू टेस्ट लेंगे, लेकिन हर तीसरे दिन जो है, जैसे सोमवार को हुआ, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार के बाद डायरेक्टली गुरुवार को मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी। ठीक है, गुरुवार के बाद अगला तीसरा दिन जो आएगा उस दिन रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैंने दिन फिक्स कर रखा है कि इस दिन मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी। अब क्या दे रही हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो, चॉकलेट मिल रही हो, तारीफ कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। वेरिएबल इंटरवल का मतलब होगा कि जैसे आज मेरा मन था मंडे को, तो मैं आप सबके लिए गिफ्ट लेकर आ गई कि जो जो भी फर्स्ट 3 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, उनको मैं गिफ्ट दूंगी। एक को पानी की बोतल मिलेगी, एक को पेन मिलेगा, एक को बुक मिल जाएगी, इस तरीके से। तो ये होता है वेरिएबल इंटरवल, जो डेज की बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है फिक्स्ड रेशियो। उसमें मैंने मात्रा फिक्स कर रखी है कि मैं जो जो भी फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा, सभी को मैं दे दूंगी यहाँ पर बॉटल्स। ठीक है, सभी के लिए मैंने फिक्स कर रखा है कि जो जो भी फर्स्ट 3 होंगे उनको बॉटल्स, पानी की बॉटल यहाँ पर दी जाएगी एज अ रिवॉर्ड। और वेरिएबल रेशियो का मतलब होता है कि मैं एक बार, मैंने, आप लोग फर्स्ट आए तो मैंने पानी की बॉटल दे दी, अगली बार जब टेस्ट हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए तो मैंने उनको सबको बुक गिफ्ट कर दी, अगली बार जब टेस्ट हुआ तो मैंने उनको पेन गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मात्रा चेंज हो रही है, रेशियो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो उसने वही बोला था कि निश्चित संख्या में प्रतिक्रिया के बाद अगर कोई गिफ्ट दिया जा रहा है तो वो आपका वेरिएबल रेशियो हो जाएगा। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इंटरवल क्यों नहीं हुआ, तो इंटरवल में समय की बात करी जाएगी। ठीक है, यहाँ नंबर की बात हो रही थी, वहाँ पर फिक्स्ड टाइम और वेरिएबल टाइम मेंशन होगा, तो आप फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरवल का आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। स्किनर के निष्कर्षों के अनुसार कौन सा प्रकार का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम सबसे उच्च प्रतिक्रिया दर उत्पन्न करता है। अब इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा होगा। फिक्स्ड इंटरवल अच्छा है क्या, कि आपको हर तीसरे दिन गिफ्ट मिल रहा है। फिक्स्ड रेशियो अच्छा है क्या, कि आपको पता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए तो बुक मिल जाएगी, है ना, पे नहीं करना पड़ेगा। वेरिएबल इंटरवल, समय चेंज हो रहा है, कभी तीसरे दिन, कभी अगले ही दिन मिल गया, कभी 10 दिन हो गए, रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। वेरिएबल रेशियो, कभी बुक मिल गई, कभी पेन मिल गया, कभी वाटर बॉटल मिल गई, कभी एक नोटबुक मिल गई। ठीक है, तो इसमें से सबसे अच्छा किसको माना जाता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरिएबल रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर कारगर बोल सकते हैं ना, ट्रिक है। ये ट्रिक बच्चों के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है। बच्चों को हर बार ये लालच रहता है और अगली बार अच्छी चीज़ मिलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस अपन देते हैं, तो वेरिएबल रेशियो हमेशा बेस्ट होता है इन सब में। अगला देखिएगा, इन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेनफोर्समेंट। सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है, या इसका जो उद्देश्य है वो क्या होगा। किसी व्यवहार की संभावना को कम करना, व्यवहार की संभावना को बढ़ाना, मतलब जो भी बिहेवियर है उसको इंक्रीज करना। सो डेफिनेटली व्यवहार की संभावना को बढ़ाना ही इसका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर को हम हमेशा रोकते हैं और संभावना कम नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रचालन अनुकूलन में विलयन की प्रक्रिया क्या होती है, इंग्लिश में देख लेना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग वही अपना जो स्किनर की थ्योरी, उसमें एक्सटेंशन हो जाना, किसी भी चीज़ का विलोपन हो जाना, कोई भी चीज़ गायब हो जाना। जैसे कोई भी बच्चा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था तो उसको पनिश करके हमने उसके बिहेव को, उसके व्यवहार को रोक दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये अपन को ऑप्शन में देखना होगा। व्यवहार में क्रमिक वृद्धि, सुदृढ़ीकरण की कमी के कारण व्यवहार में क्रमिक कमी आ जाना, दंड के कारण व्यवहार में अचानक वृद्धि हो जाना, या फिर दंड को हटाना। तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने, जो बच्चा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, हमने उसको रिवॉर्ड देना बंद कर दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेनफोर्समेंट की क्या हो गई है, कमी हो गई है, जिसके कारण उस बच्चे को समझ में आ गया कि अगर मैं इस तरीके का व्यवहार करूँगा तो टीचर मुझे रिवॉर्ड नहीं देगी, टीचर मुझे गिफ्ट नहीं देगी, तो वो बच्चा उस व्यवहार को करना बंद कर देगा। तो यही चीज़ पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है ना, माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं कि अगर बच्चे ने आज खाना नहीं खाया तो उसको फ़ोन चलाने नहीं देंगे, तो सेम चीज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी बताई जाती है। ओके,
चलिए अगला देखिएगा, स्किनर की आकार अवधारणा में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यहाँ पर शामिल है ना। शेपिंग इन्वॉल्व में, शेपिंग का मतलब यही होता है, जैसे नॉर्मली आप अपने घर में आज डॉग लेकर आए हैं, कैट लेकर आए हैं, अब आपका मन हो गया कि मुझे भी पैट एनिमल रखने हैं, ठीक है, तो गाय वगैरह को छोड़कर अब आपने सोचा कि चलो अब घर में कुत्ता ही पाल लिया जाए, बिल्ली पाल ली जाए, तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि घरों में कैसे रहना है, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है कि कैसे बिहेव करना है, तो उसको कहा जाता है शेपिंग। और जो सारी शेपिंग किसी भी एनिमल की, किसी भी बर्ड की करवाई जाती है, वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है अपनी स्किनर की थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो शेपिंग है उसका मतलब क्या होगा, किसी व्यवहार की अगली करीबी को सुदृढ़ करना, रेनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ बिहेवियर, वो बार बार सही व्यवहार करे, इसको पुनर्बलित करना। जैसे आपने एक बहुत सारा फेसबुक वगैरह पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक मुर्गी रहती है, उसको 2 कलर के, अलग अलग कलर के कप यहाँ पर दिए जाते हैं, कुछ एक प्लेट यहाँ पर रहती है, उन दोनों में दाने रखे जाते हैं, तो हमेशा जो है उसको सिखाया जाता है कि हमेशा उसको रेड वाली प्लेट से ही दाने को चुगना है, ब्लू वाली प्लेट से नहीं करना है। तो ये उसको सिखाया जाता है कि कभी भी ब्लू वाली प्लेट में से उसको दाना नहीं उठाना है। तो ये चीज़ होती है अपनी शेपिंग। तो रेनफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ बिहेवियर, जब भी कबूतर वगैरह के ऊपर भी सेम ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि जब भी वो इस बटन को प्रेस करेगी, कबूतर के लिए भी सेम था कि जैसे ही वो रेड बटन को प्रेस करती है उसको दाना दिया जाता है, ब्लू बटन को प्रेस करेगी तो उसको खाने को नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे एनिमल इस हैबिट को इम्प्रूव करते हैं, इस हैबिट को सीख जाते हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है। तो ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, किसी व्यवहार की अगली करीबी को सुदृढ़ करना, ठीक है, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करना, प्रेक्षणीय अधिगम और इमिटेशन। तो सी और डी तो बिल्कुल गलत हो गए, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि किसी व्यवहार की अगली कड़ी को सुदृढ़ करना, इट्स कॉल्ड शेपिंग, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्किनर द्वारा प्रचालन अनुकूलन का अध्ययन करने में प्रयोग की गई थी। स्किनर ने कौन सी मेथड का यहाँ पर प्रयोग किया था, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर का, और एनिमल इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का, मानव व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना, और आत्मनिरीक्षण। तो इंट्रोस्पेक्शन तो कहीं से कहीं तक इस थ्योरी में नहीं था कि सेल्फ एनालिसिस किया जाए, खुद का आत्मनिरीक्षण किया जाए। तो यहाँ पर जो स्किनर ने प्रयोग किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, वो किया था नियंत्रित वातावरण में जानवरों का उपयोग करना, द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो वही शेपिंग से रिलेटेड है कि किस तरीके से इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के भी बहुत सारे पार्ट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हमारे बचते हैं जिन पियाजे, ठीक है, 2 से 3 मनोवैज्ञानिक और बचे हुए हैं जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और इसी तरीके से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी जुड़ जाइएगा ताकि डेली बेसिस पर जो भी अपडेट्स यहाँ पर आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, जस्ट क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है, नेक्स्ट क्लास में आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।